अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द 16th लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करना है कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है और हम इनको इस्तेमाल क्यों करते होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है बेसिकली वो स्पेशल क्लास फंक्शन होता है कि किसी भी क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन के तौर पे वो काम कर रहा होता है, जिसको हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास उस क्लास को या हम क्या करता है इनिशियलाइज करता होता है। जब भी आपने कोई भी क्लास कॉल करवानी होती है, कहीं से भी कोई क्लास कॉल करवाते होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करती होती है। जहाँ से भी आप कॉलिंग करवा रहे हैं, जो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर देखा जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिक्लेयर किए हैं, कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, कोई टास्क परफॉर्म किया हुआ है, तो देन सबसे पहले क्या होगा वो टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद जो होगा फर्दर उस क्लास के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल एग्जांपल के साथ और उसके थ्रू देखते हैं कि जो है ना तो स्टार्ट करते हैं कि एक जनरल एग्जांपल के साथ कि जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं, अभी तक जितने भी हमने प्रोग्रामिंग के लेक्चर जो है डिस्कस किए हैं उनमें हमें यही काम किया है कि हमने पहले जनरल एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो आज भी हम क्या करते होते हैं, एक जनरल क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लास है ए, ठीक है, हम उसका नाम देते हैं एक क्लास है कोई, ठीक है। तो क्लास का आपको पता है कि स्टार्टिंग ब्रैकेट होगी और एंडिंग ब्रैकेट, और उसके बाद क्या होगा एंडिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन कंपलसरी है। हमने एक क्लास बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, दो चीजें डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर, दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करते होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मेंबर अगर डिक्लेयर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, पब्लिक हम कोई भी डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एक्स मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अच्छा एक चीज का खास क्या रखिएगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम भी हमेशा वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कभी भी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से डिफरेंशिएट नहीं होता। तो क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर ए है, तो जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो भी उसका नाम भी क्या होगा, ए होगा। और इसके अंदर आपने फर्दर जो भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, कोई फंक्शन बनाना है, कोई डेटा मेंबर अगर आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है ना, कुछ भी आपने जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है डेटा मेंबर को, जितने भी टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो सारे क्या होंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने करने हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कर सकते होते हैं। आप कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर की वैसे तो बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में जो डिस्कस करेंगे वो दो टाइप होंगी। एक होगा सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको हम बोलते होते हैं, और दूसरा क्या होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर के आगे फर्दर मजीद कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है और दूसरा वो स्कोप से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा हमारे कोर्स के, तो देन इसी वजह से हम क्या करेंगे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं दो बेसिक कंस्ट्रक्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे मूव करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कहाँ कर सकते हैं। अभी तो हमने जो एक एग्जांपल जनरल एग्जांपल देखी है उसमें हमने क्या किया है कि बाय डिफॉल्ट हमने क्लास के अंदर उसको क्या कर लिया, हमने डिक्लेयर भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर जो है ना कहीं पर डिक्लेयर करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है जो कि कुछ इस किस्म का होता है। आपने मैथ्स में भी अक्सर इसे देखा होगा, ये वाला जो आपका ऑपरेटर होता है कि ये देखें इस तरह से हम डॉट्स लगा लेते हैं, चार डॉट्स लगा लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन
ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम जो है ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते थे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को उस क्लास से बाहर भी जहां पर हमें ज़रूरत हो उसकी। हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंटेक्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से कर सकते होते हैं। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। एक क्लास हमने बना ली, इसके अंदर हमने क्या किया, डेटा मेंबर बना लिया पब्लिक, ठीक है, इंट एक्स। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने जस्ट कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया क्लास के अंदर। यह कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ये हमने कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया सिंपली, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस कंस्ट्रक्टर को जो है ना इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहता हूं, कि इसको डिफाइन करना चाहता हूं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमें क्या करना है, हमने पहले उसी कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो कंस्ट्रक्टर का नाम, देन उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। देन उस कंस्ट्रक्टर को जहां जो डिक्लेयर किया हमने वो कॉल करना है। ये डिक्लेरेशन इसकी कॉल हो गई और उसके बाद हम यहां पर इसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने x लिखा था तो x इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पब्लिक है, तो हम इसको बाहर से भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं x को। तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, x को वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके थ्रू क्या हो गया कि हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे उसको डिफाइन किया। ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये है कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन का, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसको, कंस्ट्रक्टर को। ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ मूव करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल हम एक सॉल्व कर लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। हमने वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स पहले भी सॉल्व की हैं, आज हम एक क्यूब की एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना और डिक्लेयर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे पब्लिक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट साइज के नाम से हमने क्या कर दिया, एक डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया। बल्कि क्यूब के साइज की वजह हम क्यूब की साइड्स की बात कर लेते हैं कि क्यूब की डिफरेंट साइड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इंट साइड के नाम से हमने क्या कर लिया, एक डेटा मेंबर या वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको हमने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, नाम क्या है क्लास का, क्यूब। तो अब वो जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वो भी क्या होगा, इसी नाम से होगा। सो यहां पर हम क्या करते हैं, साइड इज इक्वल टू 10, कि एक क्यूब है जिसकी 10 साइड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जस्ट वैसे ही कह रहे हैं कि एक क्यूब है और उस क्यूब की कितनी साइड्स हैं, 10 डिफरेंट साइड्स हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसको डिफाइन भी कहां पर कर लिया, इसी क्लास के अंदर कर लिया। अब मैं अगर इसको कॉल करवाऊं मेन फंक्शन के थ्रू तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इनपुट क्या आउटपुट आनी चाहिए। वैसे तो अब आप लोग बता सकते हैं, देखते हैं इसको बता सकते हैं, लेकिन चलें मैं आपको वो भी कोड लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे इस हवाले से। क्लास हमारे पास क्या है, क्यूब। तो पहले इसका मैंने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट सी डॉट सी, जैसे ही मैंने लिखा तो क्लास के अंदर पहुंच गया। क्लास के अंदर होगा तो मैंने ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लेना है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, क्यूब के नाम से ही है। ठीक है जी, मैंने पूरा प्रोग्राम में लिखा है सेल इंक्लूड कोनियो डॉट एच आईस्ट्रीम डॉट एच, वो आप लोग अब खुद भी लिख सकते हैं, आप लोगों को उस बारे में पहले पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें बार बार वो लिखने की जरूरत है हर प्रोग्राम के अंदर, अब आप लोग वो खुद भी लिख सकते हैं। हमारा अभी मेन काम क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ जी हम जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं, क्या वो सही है नहीं। अब एक चीज़ का अगर आप देखें तो मैंने सी डॉट क्यूब लिखा है यहाँ पे।
सी डॉट क्यूब से मुराद क्यूब यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं सी को भी कॉल करूँ, ये बेसिकली कॉमन जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक कर देते हैं, मैंने उसके लिए यहाँ पर पहले से ही एक चीज़ मेंशन किया था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भी इस किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। अब बच्चे, क्योंकि आप लोग पहले फंक्शन पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आप लोग को पहले से थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन जो एक जनरल मिस्टेक है जो मोस्टली होती है वो क्या है कि आप कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, कोई फंक्शन नहीं है। सो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कॉल नहीं करवाना होता, सी डॉट साइड जो आपने डेटा मेंबर वहां डिक्लेयर किया वो कॉल करवाना, जो कि कहाँ मौजूद है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर है। किसके, क्यूब की क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्या है, मौजूद है। आपने जस्ट उसे कॉल करवाना है, ना कि उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है। सो ये कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली बच्चे करते हैं। अब अगर हम इसकी रैम और आउटपुट की थोड़ी सी बात कर लें, तो मैं यहाँ पर इसकी रैम अगर बनाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मेन के फंक्शन पे आएंगे, चलेगा, यहाँ पर आएगा और ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ आएगा सी डॉट साइड, तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, फौरन पहले तो इस क्लास के अंदर आएगा, ये इस क्लास के अंदर, क्यूब की क्लास के अंदर, सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्या आएगा, इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा और यहाँ पर आके फर्दर वो चेक करेगा कि हाँ जी साइड के नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर है। तो साइड नाम का वेरिएबल देखें यहाँ पर ये डिक्लेयर है और उसके अंदर यहीं इसे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू क्या मौजूद है, 10 मौजूद है। तो वो क्या करेगा, ये 10 वैल्यू यहाँ से उठाएगा और उसके, क्योंकि यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा, जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या नजर आएगा, जस्ट 10 नजर आ जाएगा आपको। ये आउटपुट नजर है कि रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, 0 रिटर्न करवा रहे हैं। तो कुछ भी रिटर्न नहीं, क्योंकि इंटीजर है और हम 0 रिटर्न करवाते हैं, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और देन उसके बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ना वो काम करेगा। अब हम एक काम कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर ना थोड़ा सा मजीद भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होता है, किस तरह से होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी हम देख लेते हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल देखी वो हमने क्या देखी थी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल आपके सामने वही उसी को हम देख रहे हैं फर्दर। हमने जस्ट क्या चेंज किया, मैंने जस्ट यहाँ पर क्या कर दिया, इंट एक्स लिख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने पहले साइड इज इक्वल टू 10 किया था और इनकी स्टैटिक कर दिया था। अब मैंने क्या कर दिया, इसको पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू जो है ना मैं इसको पास करवा रहा हूँ वैल्यू। और मेन के फंक्शन में क्या किया, मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इस क्लास के, क्यूब की क्लास से कंस्ट्रक्टर, 3 कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिए। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पैरामीटराइज वैल्यू पास कर दी 10, दूसरे में 50, तीसरे में 40 और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इनको सिंपली प्रिंट करवा दिया। अगर हम इसकी रैम और आउटपुट की थोड़ी सी बात कर लें तो रैम और आउटपुट इसकी किस तरह से बनेगी। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा, मेन पर आएगा, मेन से यहाँ पर आएगा और C1 एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 10 होगी। सिमिलरली यहाँ पर आएगा तो हमारे पास एक और C2 हो जाएगा और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। आगे फिर जाएगा C3 हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद जैसे यहाँ पर आएगा C1 डॉट साइड, तो C1 डॉट साइड पे जब जैसे जाएगा तो अब देखें C1 जहाँ पे कॉल हो रहा है तो C1 पे वैल्यू क्या हमारे पास 10 है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और इसके अंदर वैल्यू पास कर देगा क्या, कि अब साइड के वेरिएबल के अंदर क्या है, पहले से कोई वैल्यू नहीं है जब ये डिक्लेयर हुआ है, लेकिन जैसे ही C1 मैंने C1 डॉट साइड कॉल किया तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके साइड को वैल्यू क्या दे देगा जो C1 के अंदर मौजूद है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले इसने यहाँ पे जाना था ना, यहाँ पर आके क्या किया, इसको वैल्यू दे दी 10 और क्योंकि x के पास 10 आ गया तो यहाँ 10 और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो साइड के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये मैं आउटपुट प्रिंट करवाने जा रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिलेगा। उस पर मैंने लाइन एंड कर दिया तो कर्सर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब जैसे वो यहाँ आएगा तो C2 डॉट साइड, तो अब दूसरे इनके ये वाली जो वैल्यू है ये उठा के कहाँ पे लेके जाएगा, अब इसकी बजाय ये क्या करेगा, इस वैल्यू को लेकर जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पास करेगा तो 10 की बजाय अब क्या हो जाएगा, यहाँ 50 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 50। तो अब साइड के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी और यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पर आएगा C3 डॉट साइड, तो C3 में वैल्यू क्या हमारे पास 40 है, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा यहाँ पर और वैल्यू क्या लेके जाएगा 40 और ये क्या कर देगा, इसको 40 कर देगा और 40 यहाँ पे ट्रांसफर कर साइड के अंदर वैल्यू अब क्या आ जाएगी
40 आ जाएगी। तो साइड वेरिएबल एक ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का खास क्या रखिएगा, जो रैम में साइड वेरिएबल ये बार बार डिक्लेयर नहीं होगा, बार बार नहीं बनेगा, रहेगा एक ही, लेकिन वहां पे वैल्यू रिप्लेस होती चली जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे भी मिटा मिटाए कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही होगा रैम में जो काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और नेक्स्ट क्या प्रिंट हो जाएगा 40। सो आपके पास जो स्क्रीन पर आउटपुट आएगी पैरामीटराइज फंक्शन के केस में इस प्रोग्राम के लिए, वो क्या आएगी, कुछ इस किस्म की होगी 10, 50 एंड 40। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमने देख लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, डिस्ट्रक्टर को देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर के जो है ना वो क्या होता है। सो डिस्ट्रक्टर जो है ना वो स्पेशल क्लास फंक्शन होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, स्पेशल क्लास फंक्शन है जो डिस्ट्रॉय करता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट के स्कोप के अंदर आ रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसके जनरल सिंटैक्स की हम एक बात कर लें कि जनरल सिंटैक्स क्या होता है किसी भी डिस्ट्रक्टर के लिए, तो हमने भी क्लास ए की एग्जांपल देखी थी कंस्ट्रक्टर के लिए। उसी के लिए मैं क्या करता हूं, डिस्ट्रक्टर भी अगर बनाता हूं तो किस तरह से बना सकते हैं हम। क्लास ए डिक्लेयर कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डिस्ट्रक्टर बनाना है। पहले तो डेटा मेंबर बना लेते हैं। ये हमने एक डेटा मेंबर बना लिया। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसका डिस्ट्रक्टर। अच्छा, डिस्ट्रक्टर के लिए ये एक सिंबल होता है जिसे टिल्डा का सिंबल बोलते हैं हम, ठीक है ना, टिल्डा, ठीक है, ये सिंबल होता है ये, ठीक है। ये कुछ इस किस्म के होता है। अगर आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो कीबोर्ड पर आपके पास 1 से पहले जो की होती है, जब कीबोर्ड आप देखते हैं इस तरह से क्यूवर्टी कीबोर्ड होता है, तो आपके पास ऊपर जो लिखा होता है 1 2 3, तो 1 से पहले जो की होती है वहां पर ये सिंबल बना हुआ होगा, ठीक है। ये वाली एस्केप से नीचे वाली, ये ऊपर इसके जो है ना एस्केप की होती है, ESC वाली की होती है। और इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके बिल्कुल नीचे आपको ये वाला सिंबल जो है ना, ये टिल्डा का साइन जो है ना वो नजर आ जाएगा कीबोर्ड के ऊपर। आप यहाँ से जो है ना ये साइन जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो टाइपिंग कर रहे होंगे। तो टिल्डा का साइन होता है, इसके थ्रू अब जब हमने टिल्डा का साइन लगाया तो इसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। ठीक, किसका डिस्ट्रक्टर है, इसी क्लास का डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बनाना है, मेंबर फंक्शन जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है किसी भी क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें कि जैसा कि अभी हमने जो है ना जनरल एक प्रोग्राम बनाया था ए क्लास के थ्रू, हम अगर दोनों चीज़ें साथ डिक्लेयर करना चाहें तो हम किस तरह से जो है ना इस क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है ना वो देख सकते हैं कि ये क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि अब मैं कहता हूँ डेटा मेंबर डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि मैं डेटा मेंबर को इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट सिंपली एक जनरल में मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल्ड हुआ है, और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, जस्ट सिंपली क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाए सी आउट कॉल, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद इसका डिस्ट्रक्टर बना लें। इसके साथ हम क्या करते हैं, एंड लाइन भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हमने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मेन का एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके अंदर फर्दर हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉल करवाते हैं कि अगर तो हमारे पास कोई डिफरेंट कंडीशन आ रही है तो हम क्या करें, हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, और अगर कोई और कंडीशन आ रही है देन क्या प्रिंट होना चाहिए। हम डिफरेंट एक थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंट मेन,
ठीक है जी, ये मेन का फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट अब आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट हम किस तरह से जो है ना डिक्लेयर करते होते हैं। सिंपली क्या करना है, इस क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो अब ABC मैं नहीं लिखता, मैं इसका आगे लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इफ एल्स भी लगा लेते हैं यहाँ पे। चलें, अभी तक हमने यहाँ पर इफ एल्स का इस्तेमाल करके नहीं देखा, चलें आज हम इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कि अगर x की वैल्यू क्या है, वो इक्वल टू 1 है, या हम सिंपली कह देते हैं इफ x, सिंपली चलें अभी 1 वाली बात नहीं करते, थोड़ा सा आपके लिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इफ x है तो वो क्या करे, इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना ले, उसको हम ऑब्जेक्ट 2 का नाम दे लेते हैं, फिर इसको ऑब्जेक्ट 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट हमने 1 बना लिया और एक ऑब्जेक्ट हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट 2 बना लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो देन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये नीचे आ गया तो मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, इस ब्रैकेट को क्लोज करवा दिया। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब थोड़ा सा हम इसको अगर प्रोग्राम को चला कर देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि उससे पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आप लोगों की थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। कि यहाँ पर क्या है, ए ऑब्जेक्ट 1, जैसे ही ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर हुआ तो इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने उसका साथ डिस्ट्रक्टर बना दिया है तो डिस्ट्रक्टर भी लाजमी कॉल होगा। सो अगर एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो एक दफ़ा डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। उसके बाद जैसे ही, हाँ चलें इसका थोड़ा सा ना फ्लो साथ साथ देखते हैं ताकि आपको ना ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, मेन पे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम चलेगा और जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया तो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, इधर आएगा और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आउटपुट में आपको क्या नजर आएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या मैसेज है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है और उसके बाद लाइन यहाँ से ब्रेक होगी और कहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल आपका यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो आगे आएगा तो रैम में क्या करेगा, अब ये काम रैम में होगा थोड़ा सा, कि x एक वेरिएबल जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इफ x है, इफ x से मुराद क्या है कि x ट्रू है। ट्रू कब होता है, जब 1 होती है वैल्यू, और फॉल्स कब होता है, जब 0। अगर देखें हमने जब इफ एल्स पढ़ा था, सिंपली मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर तो यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे सी बात है ना, इफ ट्रू होगा तो अंदर जाएगा ना, लेकिन अगर फॉल्स है तो तब ये अंदर नहीं जाएगा। तो 1 का मतलब देखें, 1 क्या होता है, ट्रू होता है, और 0 क्या होता है, फॉल्स होता है। अब मैंने x को वैल्यू क्या दे दी है, 1, तो 1 का मतलब क्या है कि ये ट्रू ही होगा, हर सूरत इसमें क्या होना है, ट्रू होना है। तो ये क्या करेगा, यहां पर आएगा जैसे ही तो वो x के अंदर वैल्यू देखेगा, x के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है, रैम में 1 है, तो 1 मतलब ट्रू है, वो अंदर आएगा। अंदर आके यहाँ पर क्या करेगा, अब a इनके इसी क्लास के पास आएगा और आगे ऑब्जेक्ट 2 है तो वो ऑब्जेक्ट 2 इसका डिक्लेयर करेगा। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट 2 डिक्लेयर होगा तो वो अगेन क्या करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, अगेन मैसेज प्रिंट करवाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कॉल हुआ है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद अब आगे उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आगे उसने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवाना। अच्छा, इंट हमने किया था तो रिटर्न 0 भी करवा देते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास क्या होगा, अब जैसे वो आगे आएगा तो आगे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब उस जो उसने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया इनको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे मूव करेगा और क्या करेगा, ये तो मैसेज प्रिंट करवाएगा। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो यहां पर क्या मैसेज प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट बने थे, अब ये वाला जो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए आया है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए नहीं आया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए है, ठीक है, और ये वाला भी ऑब्जेक्ट 1 के लिए है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए अगर डिस्ट्रक्टर बना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो लाइट का थोड़ा सा आज इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से बार बार जो है ना वो लाइट की वजह से जो है ना वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 2 के लिए क्या हुआ है, कॉल हुआ है, तो साउजर अगर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इसका डिस्ट्रक्टर भी लाजमी कॉल होगा। तो सेकेंड टाइम भी आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल, और ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो देखें कि ऑब्जेक्ट 1 का पहले कंस्ट्रक्टर बना, फिर ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर बना, और देन ऑब्जेक्ट 1 का कंस्ट्रक्टर पहले डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा और वो ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इस तरह से जो है ना ये प्रोग्राम जो है ना वो काम करेगा। होप सो अब आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में जो होगा कि सर हम कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ही क्यों करते होते हैं, मैं इसका जवाब आपको देता जाऊं कि कंस्ट्रक्टर हमेशा आप डिक्लेयर करें या ना करें, कि जब भी आप क्लास डिक्लेयर करते हैं और उसका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कॉल करवाते हैं, लाइक आपने क्या किया है, सिंपली अगर मैं आपको समझाने के लिए करूं कि आपने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, आपने ये वाला टास्क परफॉर्म नहीं किया, आपने सिंपली क्या कर दिया है, ठीक है जी, तो आपने सिंपली क्लास बना दी, क्लास बना के इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करवा दी आपने। तो इस केस में क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर इसका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है ना वो बैकएंड पे जो है ना वो डिक्लेयर हो जाता है और कॉल हो जाता है जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आपने जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नजर नहीं आ रहा, हमने नहीं बनाया, लेकिन बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। लेकिन इसी तरह से अगर कंस्ट्रक्टर बन रहा है तो डिस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना, कि जो ऑब्जेक्ट या क्लास हम बना रहे हैं उसको अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करवा रहे तो देन क्या है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसका डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो एक दफा जो कंस्ट्रक्टर बनने की वजह से कंस्ट्रक्शन हुई है, इनके कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे तो वो मेमोरी में मौजूद रह जाता है। तो अगर मेमोरी में वो मौजूद है तो देन क्या करेंगे, अगर आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे तो वो आपकी मेमोरी को, जो आपकी रैम है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड डालता रहेगा जब तक कि आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। जैसे आप उसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो मेमोरी से वो रिलीज हो जाता है, मेमोरी से क्लियर होता है। तो इस काम के लिए हम क्या करते होते हैं, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर कॉल करते होते हैं या डिक्लेयर करते होते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते होते हैं, इसके थ्रू हम कोड के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते हैं। क्या अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कि एक काम अगर हमने कंस्ट्रक्टर में हम कर सकते हैं तो हम उसके लिए अलग से फंक्शन नहीं बनाते होते, वो काम कंस्ट्रक्टर में ही कर देते होते हैं कि हर जगह पे जहां जहां ये क्लास कॉल होगी वहां वहां उस वो कंस्ट्रक्टर जो है ना हमने इस्तेमाल करना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हर उस जगह पे जहां पे इस क्लास को कॉल करना है वो परफॉर्म करनी है। देन उस केस में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो फंक्शनलिटी डिफाइन कर देते हैं, अलग से कोई फंक्शन नहीं बनाते होते। तो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या वो क्लास कॉल होगी तो उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो देन क्या होगा, वो फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाएगी। सो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मजीद कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।